बारे डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला लिखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम n से डिनोट करते हैं। लिखिएगा it describe about it describe about size and energy of a cell. Size and energy of a cell. n का वैल्यू ये बताता है कि एक सेल का कितना साइज क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, उसके बारे में वो बताता है। लिख लीजिएगा उसके बाद each value of n will represent a cell each value of n will represent a cell. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा higher the value of n comma higher the value of n comma greater is energy and size of the cell. Greater is energy and size of the cell. ये जैसे बोला गया है n का वैल्यू जितना बड़ा होगा, जैसे n का वैल्यू इसके लिए 1 है, इसके लिए n का वैल्यू 2 है, तो अगर मान लो कि 2 में ये तो देख रहे हो कि 2 ये जो सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल का जो साइज है फर्स्ट सेल से ज्यादा है, और ये भी बोल सकते हैं कि सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट सेल। तो भी बोला गया कि जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा उतना ही बड़ा सेल होगा और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा maximum number of electron in a cell maximum number of electron in a cell is 2n square is 2n square जैसे यहाँ पर सेल नंबर लिख रहा हूं, सेल नंबर, और इधर लिख रहा हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं n इजिकल टू फर्स्ट सेल की बात करूं, इसको हम फर्स्ट सेल भी बोलते हैं, फर्स्ट सेल, या इसको के सेल भी बोलते हैं, के सेल। इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह n इजिकल टू 2, इसको हम सेकेंड सेल भी बोलेंगे, इसको हम एल सेल भी बोलते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। n इजिकल टू 3, थर्ड सेल, के एल एम सेल इसको बोलते हैं। इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह n इजिकल टू 4,
इसको फोर्थ सेल बोलेंगे, या इसको KLMN सेल बोल देंगे। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 16 दूनी 32, 16 टू द 32 इलेक्ट्रॉन। सो तो एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? दैट इज इक्वल टू 2n²। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज इधर साइड में लिख के रखिएगा, साइड में, ये एक ओवरऑल, जैसे आपको पता है कि सेल के अंदर जो होता है ना, सेल के अंदर सबसेल होता है, और सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेल के बारे में कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसेल के बारे में कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम। ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो साइड में लिख लीजिएगा कहीं। सर ये क्या बोले सर? सेल सब सेल, ये फिर से एक बार सर फिर से। सेल के देखो, सेल के अंदर सबसेल होता है, सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सबसेल्स होते हैं, और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होता है? पिछले क्लास में बताए थे, नोड और ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेल के बारे में जो बताता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n बताता है। सबसेल के बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, जो आगे पढ़ने वाले हैं। ऑर्बिटल के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि एक सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल्स है, सो ऑन। जैसे अभी हम लोग सेल के बारे में जाने कि सेल का एनर्जी और साइज के बारे में जाने, वो कौन बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया। उसके बाद लिख लीजिएगा दैट इज, सर हाँ सर एन सुमन 1 होता तो के सेल कहता, तो सर कुछ न्यू ऐड हुआ का? जो एन सुमन 5 होता तो कुछ न्यू नेम होता सेल का? हाँ, न्यू नेम होता, जैसे KLMNO सेल इसको बोल देते, तो समझा? ऐसे चलेंगे? हाँ ऐसे चलेंगे। के ज्यादा नहीं जाना है, ज्यादा इतना KLMNO ये मैक्सिमम हो गया, इसके आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है सर। चलो, सर ये के से क्यों साथ होते हैं? हाँ अब ये नोटेशंस है। जैसे अब आप अभी हम पूछें कि आपका नाम जो है वो क्यों है, तो इसका कोई आंसर होगा? बताओ, इसका कोई आंसर होगा? रख दिया तो नहीं ना। हाँ, रख दिया तो उसको भी साइंटिस्ट के सेल बोल दिया, समझा? ठीक है चलो सर। उसके बाद देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको L से डिनोट करेंगे। इसमें लिख लीजिएगा, इट डिस्क्राइब अबाउट सबसेल। ये सबसेल के बारे में बताता है। कभी कभी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, तो उसको लिख लीजिएगा, इट डिस्क्राइब अबाउट सबसेल, और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट डिस्क्राइब अबाउट shape of a orbital, it describe about the shape of a orbital। अंदर जाकर पूछेगा तो ये बोल सकते कि एक ऑर्बिटल का कैसा शेप होगा। अगर s ऑर्बिटल है तो उसका स्फेरिकल शेप होता है, अगर p ऑर्बिटल्स है तो उसका शेप दैट इज डम्बेल होता है, d ऑर्बिटल है तो उसका कैसा शेप होता है। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है, सबसेल के बारे में भी बताता है। नेक्स्ट वन लिख लीजिएगा, each value of L will represent
will represent a subcell. Each value of L will represent a subcell. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, वैल्यूज ऑफ एल, वैल्यूज ऑफ एल कहां से कहां लाई करेगा, 0 to n-1। यहां पर ओनली इंटीग्रल वैल्यू सर लेना है। सर each हाँ। value of L represent will represent a subcell, will represent a subcell। वैल्यू ऑफ एल 0 to n-1 लाई करेगा और यहाँ पर ओनली इंटीग्रल वैल्यू लेना है, इंटीजर लेना है, ओनली इंटीग्रल वैल्यू। चलो उसके बाद ये तो मैं बनवा दिया था, फिर से बना लो एक बार ताकि रिकॉल हो जाए। इधर एल का वैल्यू है, एल का वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक मैक्सिमम जरूरत पड़ेगा। ये सबसेल नेम लिख लीजिएगा, सबसेल नेम, इसको एस सबसेल बोलते हैं, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। चलो लिख लिए होंगे। देखिए इधर है एन का वैल्यू, इधर है एल का वैल्यू, एल का वैल्यू जो कि आपको पता है 0 to n-1 लाया करता है। अगर एन का वैल्यू 1 है तो एल का एक ही पॉसिबल वैल्यू है 0, एल का एक ही पॉसिबल वैल्यू है, एल का एक ही पॉसिबल वैल्यू है 0। तो हम बोलेंगे, इसमें लिख देता हूं इधर, नंबर ऑफ सबसेल, सबसेल मतलब फर्स्ट सेल के अंदर, फर्स्ट सेल के अंदर एल इज इक्वल टू 0 मतलब क्या बताना चाह रहा है बताओ, एस सबसेल, एस सबसेल ना, अगर एल का वैल्यू 0 होता है तो फर्स्ट सेल के अंदर, फर्स्ट सेल के अंदर एल का एक ही वैल्यू है, तो फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सबसेल है, दैट इज 1। फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सबसेल है, दैट इज 1s। इसी तरह n का वैल्यू 2 होगा तो l का दो पॉसिबल वैल्यू है, l का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 2 - 1 1 भी हो सकता है। l का वैल्यू 0 होगा तो s सबसेल, l का वैल्यू 1 होगा तो p सबसेल। मतलब हम बोलेंगे सेकेंड सेल के अंदर दो सबसेल है, एक 2s है और एक 2p है। इसी तरह n का वैल्यू 3 हो तो l का पॉसिबल वैल्यू बताओ, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 0 होगा मतलब s सबसेल, s सबसेल, p सबसेल। सर शुरू से फिर से बताइए सर कि क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में। अच्छा देखो बोल रहा हूँ ना बच्चे, कि जैसे अगर n का वैल्यू 1 है, जैसे अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है। अगर n का वैल्यू 1 है तो हमको बताना है कि इस सबसेल में कितना सबसेल होगा। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 0 से, ये n का वैल्यू 1 है, 1 - 1 0, l का एक ही पॉसिबल वैल्यू है। जब n का वैल्यू 1 होगा तो l का एक ही पॉसिबल वैल्यू है। जब l का वैल्यू 0 होता है तो क्या बोलते हैं, s सबसेल। मतलब क्या हुआ
कि फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब सेल है 1s जिसको बोलेंगे। ये समझ में आया? बताओ। सर फर्स्ट सेल में तो सर 0 सब सेल है ना सर। अरे यार, ये बोला था ना कि एल का हर एक वैल्यू एक सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। लिखा ना पॉइंट, देखो कॉपी में, एल का हर हाँ एक सर। वैल्यू एक सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा मत हाँ देखो कि सर। एल का वैल्यू 0 है। एल का अच्छा। एक वैल्यू 0 है, मतलब एक सबसेल होगा। ईच मत वैल्यू ऑफ एल विल रिप्रेजेंट ए सबसेल। समझा ना? ओके सर। एल का इसी तरह एन का वैल्यू 2 है तो एल का वैल्यू देखो, यहाँ पर रख कर देख लो, 2 माइनस 1 1। एल का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। और 0 होता है तो उसको एस सबसेल बोलते हैं, पी होता 1 होता है तो पी सबसेल बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब n इज इक्वल टू 2 है, एल का दो पॉसिबल वैल्यूज है। मतलब क्या हुआ कि सेकंड सेल के अंदर दो सबसेल होगा। क्या क्या नाम होगा? 2s और 2p होगा। सर समझ इसका में आया? मतलब है जो कोई भी सेल उठा लो उसमें ए सब सेल प्रेजेंट होगा। हाँ, एस सबसेल तो होना ही है, एस सबसेल होना ही है। बट यहाँ पर जो n इज इक्वल टू 3 में जो सबसे एस सबसेल होगा उसका नाम होगा 3s। समझा? हाँ सर। एस सबसेल तो होना ही है, क्योंकि ये तो 0 टू n-1 लाई करता है ना। तो यहाँ पर बताओ, तीन सबसेल का नाम बताओ, क्या क्या होगा? 3s 3p 3d। CP CP। 3d। इसी तरह n इज इक्वल टू 4 एक लास्ट करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। n का वैल्यू अगर 4 है तो l का पॉसिबल वैल्यू बताओ, 0। यहाँ पर देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 माइनस 1 3 तक हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 0 मतलब एस सबसेल, ये पी सबसेल, ये डी सबसेल, और ये ए सब एफ सेल। सबसेल। मतलब फोर्थ सेल के अंदर टोटल 4 सबसेल है, 4s 4p 4d और 4a। तो यहाँ से कुछ यूनिक आपको पता लग रहा है? अगर हम आपसे पूछे कि n सेल के अंदर कितना सबसेल होगा तो क्या बोलोगे? बताओ। जैसे फर्स्ट सेल के अंदर एक सबसेल, सेकेंड सेल के अंदर दो सबसेल, थर्ड सेल के अंदर 3 सबसेल, फोर्थ सेल के अंदर 4 सबसेल। तो एन n से एन सेल के होगा। अंदर n n सबसेल सेल होगा। होगा। n सबसेल n हाँ। सबसेल सबसेल। चलो इसको लिखो, उसके बाद नेक्स्ट जनरलाइज करो। लिखो नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल इज इक्वल टू n। It is also known as, next point, it is also known as angular momentum. It is also known as angular momentum quantum number. Angular momentum quantum number. It is also known as angular momentum quantum number.
इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। उसके नीचे लिखिएगा ऑर्बिटल, अगर आपसे कभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने बोल दिया जाए। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन, यहाँ पर एच क्रॉस, जहां पर एच क्रॉस क्या होता है, एच क्रॉस ध्यान रखिएगा, एच क्रॉस इज एच अपॉन टू पाई, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच क्रॉस का मतलब होता है एच अपॉन टू पाई। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन में बोलते हैं कि बाबू कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताओ, क्या ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, NH by 2 pi। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोमेंटम दैट इज क्या होता था, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम दैट इज एमवीआर, एमवीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन टू पाई। तो ये ध्यान रखना, ऑर्बिटल पूछ रहा है या ऑर्बिट पूछ रहा है। ऑर्बिटल पूछेगा तो एल इंटू एल प्लस वन का रूट ओवर एच क्रॉस, और ऑर्बिट पूछेगा तो एनएच अपॉन टू पाई। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि यहां पर मान लो 3D है, 3D सबसेल के अंदर ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा। 2 into root over of 2 into 3 into हाँ, डी 8 है cross। मतलब एल का वैल्यू 2, 2 प्लस वन दैट इज रूट 6 एच क्रॉस। अगर यहां पर पूछे कि व्हाट इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, थ्री एच बाई टू पाई। हाँ देखो ये जो आगे वाला होता है ना, ये एन का वैल्यू बताता है, ये एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू मतलब ये थर्ड सेल के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा दैट इज 3h अपॉन 2 पाई। तो ये ध्यान रखना, ऑर्बिट पूछा या ऑर्बिटल पूछा आपसे। लिख लिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं एल सबसेल में, एल सेल में, एल सेल में ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पूछूं तो क्या होगा बताओ, एल सेल में ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एल सेल, एल सबसेल नहीं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल एच बाई टू पाई। दैट इज एल एच अपॉन टू पाई या 2h अपॉन टू पाई है ना। ये एल सेल का मतलब एन का वैल्यू क्या होगा, 2 का, हाँ सर। तो ये क्या आ जाएगा, h अपॉन पाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो आपको पढ़ना है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, it describe about, it describe about, it describe about orientation, orientation of orbital, orientation of orbital around the nucleus, orientation of orbitals around the nucleus, orientation of orbital around the nucleus तो ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन मतलब क्या, जैसे जो आपका देखोगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड,
एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है, मिल रहा है आपको, या वाई एक्सिस की तरफ मिल रहा है, या इन बिटवीन एक्सिस की तरफ मिल रहा है, वो उसके बारे में कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि एक ऑर्बिटल किस एक्सिस या बिटवीन एक्सिस किधर ओरिएंटेड है, किधर इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसके बारे में आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन बताएगा? तो एजिमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। नेक्स्ट वन लिख लीजिएगा, each value of m, each value of m, each value of m comma will represent a orbital, will represent a orbital, each value of m will represent a orbital, each value of m will represent a orbital. नेक्स्ट वन लिख लीजिएगा, वैल्यू ऑफ m क्या -L2 + L लाई करेगा, इंक्लूडिंग जीरो, और यहाँ पर ओनली इंटीग्रल वैल्यू लेना है, ओनली इंटीग्रल वैल्यू, ओनली इंटीजर कंसीडर करना है। नेक्स्ट वन लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल in a subcell is equal to 12 + 1। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। अच्छा, ये मैं बता देता हूं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ये मैं बताता हूँ। आगे रूल भी है, पढ़ना है, जैसे अफवा रूल हो गया, हुन्स रूल हो गया, पॉलिस रूल हो गया, तो ये सब के बारे में पढ़ा होगा ना। तो पॉली रूल्स के अकॉर्डिंग, पॉलिस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो विद अपोजिट स्पिन। तो अभी मैं इतना बता देता हूं आपको कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। तो बताओ, एक सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल्स है, तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? एक सबसेल के अंदर अगर 12 + 1 ऑर्बिटल्स है, 12 + 1, हाँ, इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है विद अपोजिट स्पिन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल that is equal to 2 into 12 + 1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल पूछ दिया जाए, तो ये ध्यान रखना कि n² होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, तो बताओ, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल n² है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल कितना होगा? 2n²। जो कि अभी पढ़ा था थोड़ा देर पहले पढ़ा था ना ये। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल दैट इज इक्वल टू 2n²। तो ये सब फैक्ट ध्यान रखना है। कुछ बातें तो अभी मैं मतलब एग्जांपल से आपको समझाऊंगा अभी। चलो लिख लिए होंगे, यहाँ पर देखो, देखो इधर n का वैल्यू है,
n का वैल्यू है, इधर l का वैल्यू है। l का वैल्यू हम जानते हैं 0 to n-1 होता है। इधर m का वैल्यू है, m का वैल्यू भी जानते हैं -L2 + L और इंक्लूडिंग 0, 0 को लेते हुए, इंक्लूडिंग 0। और इधर लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये सब कॉलम बनाना है। अगर n का वैल्यू 1 हो तो l का एक ही पॉसिबल वैल्यू है 0, l का एक ही पॉसिबल वैल्यू है 0। अगर l का वैल्यू 0 है तो m का एक ही पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज m = 0। इसका मतलब क्या होता है, अगर m का एक पॉसिबल वैल्यू है, मतलब हम बोलेंगे कि s सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा 1s। इसी तरह देखो, अगर n का वैल्यू 2 है तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, या तो 0 या 0 and हाँ? तो 1 0 या 1 तो 1। अगर l का वैल्यू 0 है तो m का एक ही पॉसिबल वैल्यू 0, क्योंकि ये -L2 + L लाई करता है। अगर l का वैल्यू 1 है तो m का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है बताओ। -1 0 +1 हाँ, -1 +1 और 0 उसके साथ साथ भी, -1 2 +1। तो अगर m का वैल्यू 1 आया है, एक सबसेल यहाँ पर, ये दैट इज 2s। अगर m का वैल्यू 3 आया है तो यहाँ पर 3 सबसेल, एक को बोलेंगे 2s, सॉरी 2px और एक को 2py और एक को 2pz। देखो, तो यहां से क्या सीखा आपने, यहाँ ऐसे सोचते हैं कि n का वैल्यू सेकंड सेल के अंदर 2 सबसेल है और सेकंड सेल के अंदर 2 सबसेल है और वो 2 सबसेल के अंदर टोटल 4 ऑर्बिटल्स है। समझ रहा है, सेकंड सेल के अंदर 2 सबसेल है और वो 2 सबसेल के अंदर टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, क्योंकि m का टोटल 4 पॉसिबल वैल्यू मिल रहा है। इसी तरह अगर n का वैल्यू 3 हो तो l का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अगर m का वैल्यू 0 है, l का वैल्यू 0 है तो m का एक ही पॉसिबल वैल्यू 0, ये -1 +1 और 0। अगर l का वैल्यू 2 है तो m का कितना पॉसिबल वैल्यूज, -2 -1 0 +1 0 5। तो यहाँ पर क्या कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल का नाम 3s, एक का नाम तो बता ही दिया था, दैट इज 3px 3py और ये 3pz, और इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज, नाम ध्यान रखना, दैट इज 3p 3d xy 3d, यहाँ पर लिख देता हूँ, सबका नाम लिख लीजिएगा, 3d xy 3d yz 3d zx 3d x² - y² और 3d z²। नाम वहां पर बड़ा करके लिख लीजिएगा। मतलब सेकेंड सेल के अंदर, सॉरी थर्ड सेल के अंदर 3 सबसेल है और इन 3 सबसेल के अंदर टोटल 9 ऑर्बिटल्स हैं, 9 ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी 9 ऑर्बिटल्स, हाँ। वही तो है सर n²। हाँ वही तो है। देखो यहाँ पर देख सकते हो ना, थर्ड सेल के अंदर टोटल 9 ऑर्बिटल्स। तो क्या देखा ना कि जिस सेल इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो ये 9 आएगा। सेकेंड सेल के अंदर टोटल 4 ऑर्बिटल्स, तो ये क्या 2 का स्क्वायर तभी 4 ऑर्बिटल्स। इसलिए बोला गया कि एक सेल के अंदर
नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना जो पॉइंट लिखा आपने? हाँ सर। हाँ, ये भी देख रहे हो, यहाँ पर देखो एक सबसेल के हाँ अंदर सर। एक सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होगा? 12 प्लस 1 है भी। देखो अगर L का वैल्यू 1 ले लो तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आ जाएगा? 12 प्लस 1 बताओ, 3 आ जाएगा। 3। फिर देखो 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर आया है। अगर L का वैल्यू 2 ले लो तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आ जाएगा? देखो 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। देखो 5 ऑर्बिटल्स आया ही है। लिख लिया ना ये? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इधर लिख रहा हूं हम सबसे नेम लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल। निकालने का फॉर्मूला है 12 प्लस 1। तो अगर एस सबसेल की बात करूं तो इसमें कितना ऑर्बिटल्स? 1 ऑर्बिटल्स। अगर पी सबसेल की बात करूं तो उसमें कितना ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। अगर डी सबसेल की बात करूं तो इसमें कितना ऑर्बिटल्स बताओ? कितना कितना ऑर्बिटल्स? 5 5। इसी तरह एफ सबसेल की बात करूं तो 7 7। एक कॉलम नीचे और बना लीजिएगा दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो एस सबसेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ? 2 होंगे। दो। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 होते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा? 6। इसमें कितना हो जाएगा? 10। और इसमें कितना हो जाएगा? 14। मतलब एस सबसेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सबसेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? उसके बाद लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा नीचे, एनर्जी ऑफ लिखिएगा, एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्बिटल present in a subcell, energy of all the orbital present in a subcell are same called degenerate orbitals, called degenerate orbital, degenerate orbital। सर दोबारा बोलिए ना। Energy of all the orbital present in a subcell, energy of all the orbital present in a subcell are same called degenerate orbital, क्या बोलना चाह रहा हूं समझे? जैसे हम जानते हैं कि पी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ?
p सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 Three. ऑर्बिटल्स होते हैं। नाम भी बताया आपको, 3 पी वाई पी जेड। px, py और pz। तो अभी इन तीनों का एनर्जी इस सबसेल के अंदर, ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों का एनर्जी सेम होगा। और ये हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब का एनर्जी सेम है, तो ये सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर एनर्जी की बात करूं ना, एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी px का एनर्जी, py का एनर्जी और pz का एनर्जी सेम होगा। जैसे अगर मैं डी सबसेल की बात करूं तो डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। फिर से मैं नाम लिख देता हूं एक बार, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये सब क्या है, इन सब का एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है, ये सब का एनर्जी ना सेम है। ये सब का एनर्जी सेम है, डी जनरेट। उसके बाद लिखे शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये ध्यान रखिएगा, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है, ऐसा। ये स्फेरिकल शेप का है। और ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है। इसी तरह पी सबसेल का जो शेप होता है, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है, ये कुछ डम्बेल है, ऐसा डम्बल शेप का। ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये सब साइन है, ये प्लस प्लस माइनस ऐसा लिखा रहेगा। तो दीज ऑल आर द साइन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का साइन है, चार्ज नहीं है। साइन ऑफ वेव फंक्शन। उसी तरह डी ऑर्बिटल का भी शेप बना ले।
इसको बोलते हैं डबल डम। ऐसा सर इस सबसेल का आंकने का कोई तरीका है? क्या क्या या सबसेल का? ये स्टेप ऐसे आ गया, वो आंकने का कोई तरीका है? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोग ना माइक्रोस्कोप से जाकर देखा तो ऐसा दिखता है, समझा? साइंटिस्ट लोग ने जाकर देखा तो उसको ऐसा दिखाई दिया। ये डबल डम्बेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये सब जो देख रहे हो ना ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल सकता है वहां पर, इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी, ये भी जो देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये सब। सर ये सर प्लस माइनस सर कैसे डिसाइड करते हैं? कुछ नहीं, ऐसा डिसाइड करने में कुछ नहीं है, दे दिए इसे। आपको ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सब चार्ज नहीं है, ये क्या है, जो वेव फंक्शन पढ़े थे ना स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में, उसी का साइन है। जैसे ये सब में भी क्या होता है ना, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिजिक्स में पढ़ता हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है। ये सब उसके अंदर जाना नहीं है, ये खाली ध्यान रखना है कि दीज ऑल आर द साइन ऑफ वेव फंक्शंस। सर ये सर वेव फंक्शन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है? वेव फंक्शंस का देखो, ये जो वेव फंक्शन का उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर जो है ना, साई स्क्वायर का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो हाँ, कि मैं बताया हूँ, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। तो बट ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि वेव फंक्शन का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट देयर इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। और जो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर कर देंगे, उसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। वो क्या बताता है? स्फेरिकल डेंसिटी, एक रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स मिलने का प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। एक स्फेरिकल रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स मिलने का प्रोबेबिलिटी बताता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। सर हाँ, सर डी जेड स्क्वायर का तो साइज डी डंबल नहीं है, डबल डंबल नहीं है। अरे यार, इन जनरल बोल रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर, अभी तो लिखो ना, इन जनरल डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल होता है, आ रहा हूँ, उसमें फ्यूज कर जाता है वगैरह, बताऊंगा। उसमें एक रिंग होता है, तो लिख लिया ये। एफ हाँ, ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल के बारे में हम नहीं जानते हैं कि एफ ऑर्बिटल इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना कि उसको हम लोग को पढ़ना आसान नहीं है, तो इसलिए एफ ऑर्बिटल एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 3D होता है सिर्फ। हाँ, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए वो हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, नोडल प्लेन लिखिएगा, हेडिंग नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन डिफाइन कर दीजिएगा। नोडल मतलब क्या है? नोड मतलब बताए थे ना कि हाँ, रीजन जहाँ इन पर द 3D इलेक्ट्रॉन का स्पेस, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं जीरो है, है या मिनिमम, जीरो। हाँ, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में मैक्सिमम और नोड में मैक्सिमम। इसी तरह लिख लीजिएगा, लिखिएगा ए प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, ए प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, ए प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, comma, where the probability of finding the electron is, where the probability of finding the electron is minimum or zero, minimum or zero, minimum or The zero, probability of finding electron,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम और जीरो। जैसे यहां पर देखिएगा, ये है आपका एस सबसेल। एस सबसेल, एस सबसेल के अंदर आपको पता है कि एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स। और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि एस ऑर्बिटल्स में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो ये ध्यान रखना है कि एस ऑर्बिटल्स में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो नो यहां पर लिख लीजिएगा, नो नोडल प्लेन। पी ऑर्बिटल्स पी सबसेल में आते हैं, पी सबसेल में आते हैं। पी सबसेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एम का वैल्यू ना, ये पी सबसेल मतलब एल का वैल्यू 1। तो एम का जो पॉसिबल वैल्यूज होगा, या तो -1 होगा, या तो +1 होगा, या तो 0 होगा। यहाँ पर रेंडमली बोल देते हैं क्या, अगर m का वैल्यू -1 है तो ये हम इसको बोलेंगे px। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा m = -1 को px ही बोलेंगे। इन तीनों में से एक वैल्यू को px बोल दिए, दूसरा को py बोल दिए, और तीसरा को pz बोल दिए। मतलब p सर्कल के अंदर 3 ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल्स, py ऑर्बिटल्स, pz ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले जीरो हम का पी भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, बट कहीं कहीं पर बुक में लिखा रहता है कि m = 0। ये इसके लिए फिक्स कर देता है, बहुत बुक में लिखा हुआ है अगर m का वैल्यू 0 होता है तो उसको pz बोलते हैं, समझा। बट ये दोनों के लिए फिक्स नहीं है। हम ये भी बोल सकते हैं कि m = +1 को px बोल सकते हैं, m = -1 को py बोल सकते हैं। But in some books it is written that for m = 0 it is pz। चलो अब यहाँ पर हम बताते हैं कि px ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन बताने की कोशिश करते हैं आपको। px ऑर्बिटल्स में ये जैसे मान लीजिए x एक्सिस, ये ऐसा समझ रहे हो? देखो ये ऐसा समझ लो, ये जो बनाया हो सर्कुलर, ये वाला जो बनाया हूं ना, ये वाला ऐसा समझो कि ऐसा रखा हुआ है। ये है मेरा हाथ ये जो ब्लैक कलर से बनाया है ना, ये मेरा हाथ है। और जो एक्स एक्सिस है ऐसा है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर और हाथ के नीचे। तो अभी बताओ, ये एक्स एक्सिस है, तो px का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा ना। ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन है ना, अभी बताए थे ना। हाँ सर। px बोलने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। तो अभी बताओ इसके लिए नोडल प्लेन क्या होगा? जैसे इसको अगर मान लेता हूं, ये जो एक्सिस है ना, ये ऐसा ये जो एक्सिस है y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो इसका नोडल प्लेन क्या होगा? मेरा हाथ होगा, मेरा हाथ ही नोडल प्लेन होगा ना। समझ रहे हो या नहीं? हाँ सर। नहीं सर। मेरा हाथ नहीं समझा। देखो मान लो ये जो आप डस्टर देख रहे हो, ये डस्टर है, मान लो कि ये YZ प्लेन है, ये YZ प्लेन, ये जो ब्लैक कलर से बनाया है ना,
ये ऐसे, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और ये ऊपर वाला है एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाला एक्स एक्सिस, समझ रहा है? ये बोर्ड के, ये डस्टर के नीचे भी, डस्टर के नीचे भी क्या है, वाई एक्स एक्सिस है। तो अभी क्या है, इसमें क्या है, ये जो एक्स एक्सिस, पी एक्स का मतलब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, ये ऊपर भी है और नीचे भी है। तो बता कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं के बराबर मिलेगा? वाई जेड। वाई जेड YZ प्लेन में। ये बॉडी, ये जो देख रहे हो ना डस्टर, ये डस्टर ही मेरा, जो कि क्या न्यूक्लियस से पास हो रहा है, न्यूक्लियस से पास हो रहा है, लिखा गया ना, रीजन्स which is passing through the nucleus and where probability of finding the electron is minimum और जीरो। समझ गया सर, समझ गया। समझ गया ना? तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए YZ ही मेरा नोडल प्लेन है, इसी प्लेन पर इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी जीरो है। ये 2D है तो समझने में दिक्कत होता है। सर वो पी वाई हो तो वाई ऊपर से है हाँ, और अब एक बता Z। दिया, अब दूसरा का ध्यान रखना है। अगर देखो ये PX के लिए YZ नोडल प्लेन और PY होगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी XZ। Y एक्सिस के लंब लाई करेगा, तो XZ इसके लिए नोडल प्लेन हो जाएगा और इसके लिए XY नोडल प्लेन हो जाएगा। ये ध्यान रखना। आप फिर फाइनली हम समराइज ही कर रहे हैं। क्या समराइज कर रहे हैं कि अगर PX ऑर्बिटल्स है, PY है और ये PZ है, तो PX के लिए जो नोडल प्लेन होगा दैट इज, ये देखा आपने YZ, ये नोडल प्लेन लिखता हूं, इसके लिए क्या होगा, दैट इज X और Z, इसके लिए क्या होगा, X और Y। ये आपको ध्यान रखना है। लिख लिया? हाँ सर। लिख लिया। हाँ, उसके बाद लिखिए D सबसे। तो ये समझ गया ना, नोडल मतलब DX का शेप लिख लीजिएगा। अगर ये बोल रहा हूं कि अगर PX का तो शेप क्या देखा, ऐसा कुछ देखा आपने, ये X एक्सिस है, X एक्सिस है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज PX ऑर्बिटल्स। इसी तरह इसका भी हम शेप बना सकते हैं। अगर इसको मैं Y एक्सिस मान लूं, Y एक्सिस ये PY का बना रहा हूं, तो ये मेरे, इसको हम क्या बोल लेंगे, दैट इज PY। क्योंकि क्या देख रहे हो, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है Y एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, ये सब जो देख रहे हो। सिमिलरली इस केस में क्या बोल सकते हैं, PZ के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा Z एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा, ये Z एक्सिस मान लेते हैं, ये जो Z एक्सिस है कुछ, तो इसको PZ बोल देंगे। तो PX, PY, PZ का शेप ध्यान रखना है। डम्बेल तो होता है, अगर PX बोल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी X एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा, Y
पी वाई बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, और पी जेड बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल लाई अलोंग द जेड एक्सिस। इसी तरह डी सबसेल हेडिंग दो। डी सबसेल में एल का वैल्यू तो कितना होता है, 2 होता है। एम का 5 पॉसिबल वैल्यूज है, +2, -2, +1, -1 और 0। अगर मैं इसको डी एक्स वाई बोल दूं, डी वाई जेड बोल दूं, डी जेड एक्स बोल दूं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल दूं, और इसको जी डी स्क्वायर, इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए फिक्स होता है। जैसे एम का वैल्यू 0 होता था तो हम उसको पी जेड बोलते थे ना, इसी तरह एम का वैल्यू 0 होगा तो कहीं कहीं पर बुक में लिखा हुआ है कि इसको डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। सबसे पहले मैं डी एक्स वाई सर बाकी ऑर्बिटल, चार का नाम चेंज हो सकता? हाँ चेंज हो सकता है, किसी के लिए कोई भी बोल। डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स, चलो ये लिख लिए होंगे यहां से, डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स बता रहा। ये जेड एक्सिस जो देख रहे हो ना, एक्चुअली ये ऐसा है और बोर्ड के अंदर है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, इसके लिए नोडल प्लेन क्या होगा, इसको समझना है तो ऐसे समझिए। देखिए ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ऊपर में जो देख रहे हो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस प्लेन के बाहर और अंदर। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिटवीन एक्सिस लाई करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में लाई करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में लाई करेगा। तो नोडल प्लेन क्या होगा, ये नोडल प्लेन होगा मेरे लिए क्या, देखो ये प्लेन को ऑब्जर्व करो, ये प्लेन, ये प्लेन आपका एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, ये वाला प्लेन। क्या ये वाला प्लेन पर इलेक्ट्रॉन्स पाने का प्रोबेबिलिटी है क्या, बताओ? हाँ हाँ है या नहीं है, बताओ? हाँ है। नहीं नहीं है ना सर, यार, ये नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ऐसे समझने की कोशिश करो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा। ये वाई जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन है, इस प्लेन पर, इस प्लेन, अगर प्लेन भी बनाना है तो अगर किसी को समझना है, देखो मैं प्लेन भी बना देता हूँ, ये प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये वाला प्लेन, नहीं उस प्लेन पे इस नहीं होगा। प्लेन पर, इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, नहीं
तो ये मेरे लिए नोडल प्लेन है। सिमिलरली ये वाला प्लेन देखो, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये दिखाई दे रहा है, YZ प्लेन, दैट इज YZ प्लेन। YZ प्लेन इसके लिए नोडल प्लेन है। तो इसके लिए ये वाला प्लेन दो नहीं बना होगा, नहीं तो कचड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या नोडल प्लेन आया बताओ? एक तो आपका XZ एंड YZ। और YZ, ये है आपका नोडल प्लेन इसके लिए। एक चीज ध्यान रखना है, ये जो ऊपर लिखा था ना वहां पर ये लिख दीजिएगा DXY सर एक और नोडल प्लेन DYZ। ठीक से बता दीजिए। हाँ, नोडल प्लेन फिर से बता दे, नोडल प्लेन फिर से बता दे। देखो ये समझ, इमेजिन करो थोड़ा सा। देखो ये जो डस्टर देख रहे हो ना, एक्सिस देखना, ये वाला क्या है बताओ? ये वाला कौन सा एक्सिस है? X एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। और ये वाला कौन सा एक्सिस है? ये वाला कौन सा एक्सिस? ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सिमिलरली ये वाला जेड एक्सिस है, जेड हाँ एक्सिस। सर, हाँ सर। हाँ, चलो ये मैं बोल रहा हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ लाई करता है? इसके बीच में, ये वाला जो दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में लाई करता है। ये एक ऐसा डंबल है, एक ऐसा डंबल है, एक डंबल इधर है और एक डंबल इधर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस लाई करता है, बीच में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में, किस एक्सिस पर नहीं है। तो अगर मुझसे नोडल प्लेन पूछा जाए तो ये प्लेन जो आप इमेजिन कर रहे हो कि देखो ये प्लेन जो कि एक्स और जेड एक्सिस से पास करता हो, इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, और ये न्यूक्लियस से भी पास हो रहा है। समझ रहा है? हाँ ये सर। जो एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस वाला प्लेन, सिमिलरली ये वाला प्लेन, ये जो आपको वाई जेड एक्सिस वाला प्लेन, ये आपके लिए नोडल प्लेन है। तो आप समझ में आया? बताओ। हाँ सर। चलो, तो ये ध्यान रखना है नोडल प्लेन। अब सब के लिए नहीं बताएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट बोल रहा था, इसको देख लीजिएगा, एक्स वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसमें यहाँ पर लिख लीजिएगा, इन तीनों को हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। व्हाई इट इज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स? टेल मी। बिकॉज ये दो सर ये ऑर्बिट, एक्सिस दो पे एक्सिस नहीं के होता। बीच लाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल, गुड। क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दो एक्सिस के बीच में लाई करता है, एक्सिस पर लाई नहीं करता। एक्सिस पर लाई करता तो उसको एक्सियल बोलते हैं। और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भाषा में बोलूं तो इसको T2G मिलाया करते हैं। याद है कुछ? T2G, एक T2G होता था और एक EG और एक होता था। EG होता है। हाँ, तो ये तीनों जो है ना, इन तीनों को T2G बुलाया करते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो और था, DX सर ये स्क्वायर। T2G क्या है? T2G एक तरह से नाम है, समझो ना। जैसे इसको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोला ना, तो हाँ। T2G एक तरह से नाम है, याद रखना। वहां पर मैं फिर नाम लूंगा, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो उसमें बोलूंगा कि इन तीनों को T2G बोला करते हैं। याद कैसे रखे हुए? देखो इसमें कितना लेटर है बताओ? 3 है। टोटल काउंट कर लो ना, 1 2 3 नंबर, डिजिट और लेटर दोनों को मिलाकर 3 है। तो इसमें कितना है देखो बताओ? 3 इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है। इसलिए ध्यान रखना है, इन तीनों को T2G बुलाया करते हैं। दो कौन है? DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ये दोनों को ध्यान रखना, जहां लिखे हैं उसको बोल दीजिएगा, इसको एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। क्योंकि इसका जो लोब्स होगा एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। और इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भाषा में इसको EG बुलाया करते हैं। देखो अब याद कैसे रखना, 3 के लिए नोडल प्लेन याद हो गया आपको। एक DXY था और एक DYZ था और एक DZX था। इसके लिए क्या नोडल प्लेन? इसमें कौन सा एक्सिस नहीं है बताओ? कौन सा एक्सिस एब्सेंट है? जेड। जेड। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, हम बोलेंगे, एक को बोलेंगे दैट इज XZ और दूसरा को बोलेंगे YZ। ये दोनों इसके लिए नोडल प्लेन है। देखो जो यहाँ पर है, समझ रहा है? इसके लिए दो नोडल प्लेन कौन बताओ? कौन एब्सेंट है? XY XZ। हाँ, XY
और एक्स जेड। इसी तरह इसके लिए नोडल प्लेन भी बता सकते हो। कौन नहीं है? वाई नहीं है, तो क्या हम बोल देंगे इसको? वाई एक्स जेड वाई XY। और एक्स जेड। तो ये तीनों के लिए दो दो सर नोडल एक्स प्लेन ध्यान। जेड नहीं एक्स वाई। अच्छा एक्स वाई, हाँ एक्स वाई सही बोला। एक्स वाई सॉरी एक्स वाई और वाई जेड। वाई जेड वाई जेड। वाई जेड। वाई और जेड। तो लिख लिया। उसके बाद ये दोनों का हमसे बनाना सीखेंगे। ये जो बना है इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हैं। अब बताओ इसमें, मतलब ये तो समझ में आ रहा है नहीं, ये एक्सियल ऑर्बिटल्स है क्योंकि इसका इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या लोब्स है एक्सिस के अलोंग लाई करता है। ये सब पता है ना। इसको क्या बोलते हैं? ये जो दिख रहा है इसको लोब्स बोलते हैं। क्या? लोब्स। ध्यान रखिएगा, ये सब लोब्स है। ये सबको लोब्स बोलते हैं। ये सब जो लोब्स दिखाई दे रहा है इस तरह बनाते हैं। तो अभी ये बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी नोडल प्लेन कहाँ होगा? सर जेड एक्सिस। के अलॉन्ग। नहीं 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 नहीं, जेड एक्सिस जेड के एक्सिस along। एक ही ना। हम बोलेंगे ना, देखो ऐसा ऐसा, यही यही प्लेन इसका नोडल प्लेन होगा। होगा ना? ये तो देख रहे हाँ। होगा, जो कि दो एक्सिस के बीच लाई करता हो, ये इसका नोडल प्लेन होगा। तो इसमें ऐसा ध्यान रखिएगा, इसमें भी दो नोडल प्लेन होंगे। दो नोडल प्लेन होंगे, उसका नाम नहीं होगा। टू नोडल प्लेन present in between the axis, in between the axis, in between the axis। एक देखो, एक नोडल प्लेन ऐसा होगा, ये नोडल प्लेन, और एक नोडल प्लेन ऐसा होगा। ये दोनों नोडल प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, जो कि दोनों एक्सिस के बीच लाई करता हो।
इन बिटवीन द एक्सिस का मतलब होता है कि ये 45 डिग्री एंगल पर होगा। ये 45 डिग्री, ये देख रहे हो ना, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है ना। हाँ ये 45 डिग्री एंगल है। तो दो नोडल तो प्लेन होगा इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, और ये कितना, ईच 45 एक्सिस पे 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी ध्यान रखना है, ब्रैकेट में लिख दिया 45 डिग्री एंगल। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज डी जेड स्क्वायर। ये भी आपका एक्सियल ऑर्बिटल्स है। ये कुछ ऐसा होता है, देखिए ये जो देख रहे हो ये जेड एक्सिस है, और इसमें एक बेल्ट पाया जाता है। ये जो है ना एक्स एक्सिस है, ये इस तरह का बेल्ट पाया जाता है। ये जो बेल्ट देख रहे हो ना, ये जो रिंग देख रहे हो, ये जो बेल्ट है, ये भी ध्यान रखना। ये भी पूछता है कि बेल्ट जो है एक्स वाई प्लेन पर है। ये जो रिंग या बेल्ट पाया जाता है, ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। नोडल प्लेन नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें कोनिकल नोड होता है ऐसा कुछ। ये कोनिकल नोड टाइप का। इनमें कोनिकल नोड होते हैं। ये सब क्या है, ये जो दिखाएं ये सब कोनिकल नोड है। ये जो कोनिकल टाइप का दिख रहा है ना, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाने का प्रोबेबिलिटी 0 है। सर ये अगर जेड एक्सिस पर ही है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस उस पे भी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो भी तो अरे नोडल। यार इसमें देखो ना, ये जो बेल्ट है, बेल्ट पर भी तो इलेक्ट्रॉन होगा। ओ हम्म, हाँ बेल्ट पर इलेक्ट्रॉन हो गया तो एक्स एक्सिस एक्स वाई एक्सिस क्यों ले सकते, कैसे लोगे आप। हाँ हाँ, बेल पर इलेक्ट्रॉन। सर हाँ, इसमें वो जो आपने फ्यूज वाला बात बताया था वो एक बार ठीक से बता दीजिए। क्या क्यों फ्यूज ये वाला बात मत। क्यों ये डबल डम्बल नहीं है, इसमें बेल्ट पाया जाता है ये क्यों? ऐसा ऐसा देखो, इसमें ना जैसे अगर इसको, ये जो रिंग को थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे तो और ये डबल डम्बल की तरह दिखता है। और ऐसे मैं बता दूं कि ये सब तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ना बच्चे। ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ कि डी जेड स्क्वायर या डी एक्स वाई या डी वाई जेड, ये सब तो एक्सपेरिमेंटली केमिस्ट लोग ने जाके लैब में देखा है और फिर बताया ना। इसलिए सर डी जेड स्क्वायर, बट इतना पता है कि डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाकी की तरह नहीं है। नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बट इन जनरल हम बोलेंगे जो डी मतलब डी ऑर्बिटल है वो डबल डम्बल है। चलती फिरती Okay. भाषा में बोल देंगे। अगर अगर कोई जाकर उसके अंदर घुस कर पूछेगा तो हम बोलेंगे डी जेड स्क्वायर डबल डम्बल कहाँ है, समझा। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ये चौथा क्वांटम नंबर है, और ये चौथा क्वांटम नंबर को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है, ठीक। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।